गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है ये। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासों में हम बात कर रहे थे शिक्षण अधिगम सामग्री और ग्रांट की, और जिसको आप टीएलएम बोलते हो। टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम। टीचर लर्निंग मटेरियल। टीचर लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है, जिन अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से एक शिक्षक अपने क्लास को इफेक्टिव और प्रभावशाली बनाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि इन सामग्री की व्यवस्था की कहाँ से जाए, पैसे कहाँ से आए, कहाँ से इसकी व्यवस्था हो। हमारे टॉपिक का नाम वित्तीय प्रबंधन है। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत इन सारी बातों को रखा जाता है, जैसे टीएलएम है और अदर चीजें। इसके पहले आपने जाना कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसके माध्यम से विद्यालय में पैसे आते हैं। तो इसमें टीएलएम की बात हम करेंगे, ग्रांट की बात करेंगे कि कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया को, अपने क्लास को इफेक्टिव और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करता है। तो अब इन शिक्षण सहायक सामग्री को लाए कहाँ से, इसकी व्यवस्था, इसका मैनेज कहाँ से किया जाए। क्योंकि यदि एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है तो इसके लिए उसको सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अधिगम ग्रांट प्रदान किया जाता है। इसके लिए 500 रुपये की धनराशि प्रत्येक वर्ष शिक्षक के अकाउंट में भेजा जाता है। उस 500 रुपये को खर्च करके वो विद्यालय के जो मेन कुछ आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री है, टीएलएम है, टीचर लर्निंग मटेरियल, इसकी व्यवस्था वो करता है। जैसे इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करना होता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए जो कुछ कच्चे माल होते हैं शिक्षक उसकी व्यवस्था करे। जैसे थर्मोकोल है, कलर पेपर है, चार्ट है, इन सब की व्यवस्था शिक्षक करे। और उसके बाद ग्लोब है, नक्शे हैं, इन सभी की व्यवस्था शिक्षक उन पैसों से करे और उसके माध्यम से अपने टीचिंग को इफेक्टिव और प्रभावशाली बनाए। उसके बाद बात आती है शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। टीएलएम पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि टीएलएम क्या है। तो एक सिंपल सा आंसर आप इसमें दे सकते हो कि टीचर लर्निंग मटेरियल जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली या इफेक्टिव बनाता है, उसको हम टीएलएम बोलते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री की कैटेगरी आपको बताई गई है कि श्रव्य साधन होते हैं, दृश्य साधन होते हैं, श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, इसमें कुछ रियल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। और शिक्षक जैसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस चीज की व्यवस्था करता है। जिस तरीके से उसका टॉपिक होता है, प्लान होता है, उसी अकॉर्डिंग वो चार्ट, पोस्टर और उस पे लपेट पलक पर उस चीज को अच्छे से ड्रॉ करके छात्रों को दिखाता है, जिससे उसका टीचिंग भी इफेक्टिव होता है और छात्रों का इंटरेस्ट भी पढ़ने में बना रहता है। अगली बात हम करते हैं शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि वो फैक्टर कौन सा है जो शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है।
इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे शिक्षा की मांग। पहले हम पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। शिक्षा की मांग, उसके बाद जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या की विशेषताएं, समाज में शिक्षा का महत्व, जीवन स्तर तथा देश की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर तथा देश की आर्थिक स्थिति, प्रशासन प्रणाली, प्रशासन, शिक्षा की व्यवस्था का प्रारूप, शिक्षा की व्यवस्था का प्रारूप और शिक्षा के लिए उपलब्ध स्रोत। शिक्षा के लिए उपलब्ध स्रोत। और लास्ट है शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं के लिए आवंटित धनराशि। विभिन्न अवस्थाओं के लिए आवंटित धनराशि। इन पॉइंटों को आप लिख लीजिए। अगर जो इसको आप डिस्क्राइब ना करें, 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर जो पूछता है कि शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कारक कौन कौन से हैं, तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा। शिक्षा की मांग, शिक्षा की मांग क्या है? आप जानते हो कि जैसे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जितनी अधिक जनसंख्या है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारे विद्यालय चाहिए होंगे और वहां पर बहुत सारे विद्यालय चाहिए होंगे, स्टाफ चाहिए होंगे, उसी अकॉर्डिंग शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए होगी और जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन है उसको उसकी व्यवस्था करनी होगी। तो शिक्षा की लोगों की जैसे जनसंख्या जिस तरीके से ब्रॉड रूप में बढ़ रही है, उसी अकॉर्डिंग जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा की भी तो जरूरत है। जैसे सबके लिए शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े, स्कूल चलो अभियान, इस तरीके की जो बातें सुनने को मिलती है। तो जब शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, सबकी मांग है शिक्षा, तो उसकी व्यवस्था के लिए भी बजट की जरूरत होती है। तो शिक्षा की मांग यानी कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से शिक्षा की मांग भी बढ़ रही है। अगला है जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या की विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, जैसे और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग हैं। और जिस तरीके से जिस समाज में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनका रहन सहन अलग अलग है, तो उसी तरीके की हर एक क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। तो जनसंख्या की विशेषताएं इसके अंतर्गत आ जाएगी। समाज में शिक्षा की वैल्यू क्या है, महत्व क्या है? शिक्षा जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के माध्यम से ही समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो जैसे जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था होगी और उसी तरीके से समाज भी होगा।
और शिक्षित समाज का महत्व भी आप देख सकते हैं, जैसे जो गंदी मलिन बस्तियां हैं वहां से और जो शिक्षित और सभ्य बस्तियां हैं वहां से, दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। और दोनों के लिए फैक्टर्स क्या है? शिक्षा है, कि उस समाज में शिक्षित पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वहां का समाज सभ्य है, और जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है वहां के लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर, उनका मेंटेलिटी अलग है। अगली बात है जीवन स्तर और या देश की आर्थिक स्थिति। देश की आर्थिक स्थिति जीवन स्तर और वित्तीय व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। विश्व के सभी देशों में आर्थिक घटक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करती है, और राष्ट्रीय जीवन स्तर में आर्थिक शिक्षा का निर्धारण भी होता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित देश जो है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, और जो विकासशील देश है उसकी शिक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो लोगों की जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था होती है जिस देश में, उस वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी उसी तरीके से होता है। अगला है प्रशासन की प्रणाली। देश की प्रशासन प्रणाली जो है क्षेत्रीय, संघीय, प्रांतीय, स्थानीय, इन स्तरों पर होती है, और वहाँ पर अलग अलग शिक्षा व्यवस्था होती है। जैसे संघीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था और प्रांतीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था का प्रारूप क्या होता है? आप जानते हो कि यहाँ पर भारत में शिक्षा व्यवस्था के 4 प्रारूप हैं: प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो इन सबके लिए जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसकी व्यवस्था प्राइवेट संस्थाएं करती है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की व्यवस्था भारतीय सरकार करती है। तो उसके लिए भी धन की और पैसे की व्यवस्था होती है कि अलग अलग स्तर पर शिक्षा की अलग अलग फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए। और शिक्षा के लिए उपलब्ध स्रोत क्या है? जैसे किसी देश की शिक्षा को विभिन्न प्रकार के जो आय हैं वो प्रभावित करते हैं कि धनराशि की उपलब्धता कहाँ से है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा पर कर लगाया जाता है और उस कर से शिक्षा की व्यवस्था को पूरा किया जाता है। और अगली बात है कि विभिन्न शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं के लिए आवंटित धनराशि, यानी कि शिक्षा के जो विभिन्न अदर ब्रांचेस हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की अधिक से अधिक धनराशि की जरूरत होती है। अगर हम बात करें जो ये स्तर है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ तक तो ठीक है, बट हायर एजुकेशन में इसकी शाखाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और कृषि है, व्यावसायिक है, प्रबंधन है। तो अलग अलग ब्रांचों के लिए अलग अलग मतलब धन की जरूरत होती है, और ये चीजें आप देख सकते हैं हमारे भारतीय गवर्नमेंट इस भार को बहुत ज्यादा नहीं उठा पा रही है। तो प्राइवेट संस्थाएं इसमें अपना योगदान दे रही हैं। प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से ये सारे फैसिलिटीज पाठ्यक्रम लोगों तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके आगे हम बात करते हैं शिक्षा की शैक्षिक प्रबंधन की। इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। आपके पास बुक तो है नहीं, तो आप इन पॉइंट को नोट करिए। और जैसे शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो चीजें आपको दिखती हैं आप उसको लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि जो केवल बुक में लिखा है। जो जिन चीजों को आप अपने आसपास देखते हैं, जिन चीजों को आप उपभोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक्स।